ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि भारत में सिर्फ अमृत काल नहीं बल्कि बहुत भयंकर वाला कन्फ्यूजन काल भी चल रहा है। हमारी सरकार से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाएं इस कदर कन्फ्यूज नजर आती हैं मानो उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है, कहना क्या है, होना क्या है। मोदी सत्ता के कन्फ्यूजन की बात करें तो हम सब ने अभी हाल ही में देखा फिलिस्तीन पर इजरायली क्रूरता, और जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होने लगी, उन्हें डराया धमकाया गया और कुछ को तो अंदर कर दिया। फिर बाद में पता चला कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों को भारत सरकार करोड़ों की मदद भी भेज रही है, दवा दारू सब भेजा जा रहा है। हाल ही में यूएन में भी उनका सपोर्ट किया गया। अब सोचिए कि कितना कंफ्यूजन है। इस खबर को ही देख लीजिए, एक जज साहब लगभग 15 साल दिल्ली हाई कोर्ट में थे और फिर मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। इसी बीच जज साहब कथित रूप से इतने कंफ्यूज थे कि पीछे से गैस एजेंसी भी चला रहे थे। इन्हें भी पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हो रही थी आज, ताजा, और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात दोहराया है जिसे सुनकर आप भी कंफ्यूज आ जाएंगे कि देश में हो क्या रहा है। आखिर आदमी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, और सवाल भी पूछे तो किससे? जवाब देने वाला कोई है नहीं। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए और अपने दिमाग का लेवल भी चेक करते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाते जाइए, ये काम बहुत ज़रूरी होता है, तुरंत कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एसआईआर वाला केस देखते हैं, इसके बाद चीफ जस्टिस द्वारा चलाए जा रहे गैस एजेंसी पर आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच चुनाव आयोग के खिलाफ किसी मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर, वहां की समस्याओं को लेकर। आप सबको पता है वहां पर लाखों लोगों का नाम काटा गया, लाखों लोगों ने अपील किया। उसी अपील के भीतर होने वाली समस्याएं, लगने वाले समय और तमाम संकट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि 34 लाख अपीलें 19 अपीलें ट्रिब्यूनल्स में लंबित हैं। इन 19 में से 2 जज इस्तीफा दे चुके हैं और अब तक केवल 38,000 मामलों का निपटारा हुआ है, और इस 38,000 में भी 70% अपीलें स्वीकार कर ली गई हैं। यानी अब तक जो 38,000 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनका निपटारा हुआ, उनमें से 70% लोग जेन्युइन वोटर थे। बाकी 30% लोग क्यों रोके गए, उनकी सत्यता की जांच कैसे होगी, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन सोचिए कि 70% लोग सही थे, उनका नाम काट दिया गया, उनका वोटिंग राइट छीन लिया। ये दावा सुप्रीम कोर्ट में वकील ने किया। आगे इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ अधिसूचना के जरिए या फिर जमीनी कार्यवाही के जरिए जिन लोगों का नाम लिस्ट में कट गया है उनको सरकारी सुविधाएं देने से मना कर दिया है। कहीं राशन मिलना बंद हो गया, कहीं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लाभ मिलना रोक दिया गया, कहीं तो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया जा रहा है और दूसरी नागरिक सुविधाओं को भी रोक दिया जा रहा है। यानी अपील अभी लंबित है, उस पर फैसला नहीं हुआ और लोगों के नागरिक अधिकार रोक दिए गए, उनको सजा मिलने लगी। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। इन आरोपों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जय माल्या बागची ने मोटे तौर पर 4 बातें स्पष्ट रूप से कहा है। इन चारों बातों को एकदम ध्यान से सुनिए। पहली बात उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति मतदाता बनने की कानूनी शर्तें पूरी करता है या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग इस जांच के आधार पर अंतिम रूप से किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं कर सकता। यानी चुनाव आयोग आपकी वोटिंग एलिजिबिलिटी जांचने का अधिकार रखता है, मगर नागरिकता को खत्म करने का नहीं। बातों को ध्यान से सुनते जाइए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता पर संदेह होता है और वो उसका नाम वोटर लिस्ट से निकाल देता है तो इससे वो व्यक्ति अपने आप गैर नागरिक नहीं बन जाता। यानी अगर आपका नाम लिस्ट में कट गया है तो आप विदेशी नागरिक नहीं हो गए, ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं है, खत्म हो गया। इन दोनों बातों को अगर हम मिलाएं तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि चुनाव आयोग को लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार है, क्योंकि अगर नागरिकता जांचने का अधिकार है नहीं है तो फिर नागरिकता पर संदेह कैसे होगा। राह चलते किसी व्यक्ति के माथे पर तो नहीं लिखा है कि हमारी नागरिकता में संदेह है और चुनाव आयोग ने देख के पकड़ लिया, ऐसा तो होता नहीं है। तीसरी बात, जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग पर संबंधित मामला केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय को भेजने की जिम्मेदारी है। यानी अगर चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उस मामले को वो केंद्र सरकार को दे, ये संबंधित मंत्रालय को दे या संबंधित मंत्रालय को दे, और संबंधित मंत्रालय सक्षम अधिकारी नागरिकता के सवाल पर फैसला करें। अब समझने वाली बात यह है कि देश की जनता क्या माने।
चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है कि नहीं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं है और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर चुनाव आयोग को किसी नागरिकता पर संदेह है तो भैया संदेह होगा कैसे? और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता पर संदेह है तो वो सरकार को बताएगा। तो भैया संदेह होगा कैसे जब तक जांचेगा नहीं? और मान लिया कि संदेह हो ही गया तो पहली प्रक्रिया तो ये होनी चाहिए ना कि केंद्र सरकार को बताया जाए और सरकार उस पर फैसला करे कि फला व्यक्ति देश का नागरिक है कि नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग को बताए, अगर नागरिक है तो उसको वोटिंग राइट मिले, नहीं है तो वोटिंग राइट नहीं मिले। लेकिन यहाँ तो उल्टा व्यवस्था चल रही है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से जांच के लोगों का नाम काट रहा है। ज्ञानेश कुमार ही गृह मंत्री हो गए हैं, वही केंद्र सरकार हो गए और वही संविधान हो गए हैं। आप जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम कटना नागरिकता का समाप्त होना नहीं है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 326 के अनुसार हर उस व्यक्ति को वोटिंग राइट देने की बात करता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र हो, संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित न किया गया हो। अब यदि कोई व्यक्ति ये एलिजिबिलिटी पूरा करता है फिर भी चुनाव आयोग उसका नाम काट रहा है तो क्या कहा जाए? क्या ये सीधे सीधे संविधान के खिलाफ नहीं है? देखिए कि अमृतकाल के भीतर कितना भयंकर कन्फ्यूजन काल चल रहा है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो बिहार वाले मामले में साफ साफ कह दिया था कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब ये नहीं है कि नागरिकता चली गई, गैर नागरिक हो गए। अब सवाल है कि फिर इसका मतलब क्या है? ये भी तो बता देना चाहिए था जस्टिस बागची को। वैसे आपको याद दिला दें, इन्हीं माननीय जस्टिस ने कहा था कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेना। इनकी यही लाइन संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति इनके विचारों का घोतक है। सही कहूं तो सुप्रीम कोर्ट की ये बातें और ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की हरकतें देखकर आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड, और इतना कंफ्यूज्ड कि माइंड इज टोटली फ्यूज्ड। समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। और तो और भाजपाई सत्ता का दिमाग देखिए, वोटर लिस्ट में नाम कट गया तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना बंद कर दिया कथित रूप से। ये लोग तो माननीय मिलाडो और ज्ञानेश कुमार से भी 40 कदम आगे चल रहे हैं। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है उनसे टैक्स वसूलेंगे, उनके टैक्स के पैसे से झूला झूलेंगे, लेकिन उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देंगे। आप सोचिए कि जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो इसी देश में तो जी रहे हैं। नागरिकता को भूल जाइए, यहीं रहते हैं, यहीं कमाते खाते हैं और यहीं पर अपनी कमाई भी खर्च करते हैं। अगर वो 2 रुपए की माचिस की डिब्बी भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी लंबा चौड़ा टैक्स भरते हैं। हम हर चीज में टैक्स भरते तो हैं। यानी भाजपाई सत्ता को टैक्स सबसे वसूलना है, लेकिन सरकारी योजना का लाभ उनको नहीं देंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। आप दर्शक खाली भाजपाई सत्ता की लंठई का अंदाजा लगाइए। दुनिया जानती है कि कोई भी व्यक्ति अपराध साबित होने तक निर्दोष होता है। न्याय के इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी बीजेपी आरएसएस का तंत्र स्वीकार करना नहीं चाहता। और फिर जिन लोगों का नाम कटा है उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है, बल्कि इस विध्वंस का अपराधी तो कोई और है। नाम नहीं लूंगा, काहे कि आप सब जानते हैं। मगर यहाँ देश की तमाम संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं, सत्ता और राजनीति की कंफ्यूजन समझिए। किसी को पता ही नहीं है कि क्या कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, जबकि सारी बातें संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अब चूंकि उसको हूबहू स्वीकार नहीं सकते, हूबहू स्वीकारेंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को खुश कैसे करेंगे, वोट चोरी कैसे होगी, चुनावों की डकैती कैसे होगी। उस लूट को पूरा करने के लिए इसकी टोपी उसके सर करना पड़ रहा है। बताइए, पिछले दिनों सरकार ने कह दिया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का सबूत नहीं। अब यदि कोई व्यक्ति भारत का पासपोर्ट लेके विदेश में जाए और विदेश के अधिकारी पकड़ के 2 घंटा बजा दें, कहे कि ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तुम कहाँ के नागरिक हो वो साबित करो, अपनी नागरिकता बताओ, कागज दिखाओ, तो आप दर्शक बताइए कौन सा कागज दिखाएंगे? आप उन्हें आधार कार्ड दिखाएंगे, फिर से 2 घंटा मारेगा, कहेगा कि ये तो तुम्हारे देश की संवैधानिक संस्थाएं ही नहीं मानती हैं, मैं क्यों मानूं? आप राशन कार्ड दिखाएंगे, वो नहीं मानेगा, कह देगा कि आपके यहाँ तो बहुत सारा फर्जी राशन कार्ड बनता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनता है। आप अपनी शैक्षणिक डिग्रियां दिखाएंगे, उसमें कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ी दिख जाएगी। और फिर भारत फर्जी डिग्रियों में इतिहास बना रहा है। जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति की डिग्री का ही ठिकाना नहीं है तो फिर हमारी आपकी डिग्रियों पर विदेशी लोग काहे भरोसा करेंगे? थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए कि आप विदेश में गए हैं, एयरपोर्ट पर उतरे हैं, आपने अपना पासपोर्ट दिखाया है और वहाँ के अधिकारियों को यह संदेह है कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो फिर आपका हाल क्या होगा? कौन सा कागज दिखाएंगे और कौन सा मुंह दिखाएंगे? यानी यहाँ भी भारत की सरकार टोटल कंफ्यूज्ड है।
पिछले दिनों खुद सुप्रीम कोर्ट के ही एक जाने माने जज को किसी कार्यक्रम में कहना पड़ा, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें कहना पड़ा कि पासपोर्ट को खाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहना ये तो बहुत गड़बड़ है रे भाई। यानी ऐसा लग रहा है कि अमृतकाल का दूसरा नाम कन्फ्यूजन काल रखना पड़ेगा। जनता भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा कागज दिखाएं, कौन से कागज पे नागरिकता साबित होगी या कौन से कागज से नाम कट जाएगा। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। सरकार भी कानूनी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट से राय लेती है। कहीं कोई कानूनी पेंच फंसे तो देश की सर्वोच्च अदालत के पास सरकारें जाती हैं और कहती हैं कि भैया बताइए, कानून का रुख स्पष्ट करिए। खुद सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा भी करता है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मिलाड़ लोग सुनवाई के दौरान ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं, ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि सीता का गीता हो जाता है। आज इस मामले में याचिकाकर्ता ने डिमांड किया कि अपील करने की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने वाली गाइडलाइन बनाई जाए, यानी गाइड जारी की जाए, 3 भाषाओं में हो, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला। लोगों को आसानी से पता चले कि अपील कहाँ करनी है, कौन से कागज लाने हैं, किस अधिकारी से मिलना है, सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, नाम बहाली की प्रक्रिया क्या है। देश के कंफ्यूजन का लेवल ऐसे समझिए कि नौकर, जी हाँ, नौकर मालिक से पूछ रहा है कि मालिक होने का सबूत दो। ये जो संविधान है, इस संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है? क्या कोई भगवान आके दे के गए थे, इसको लिखने के लिए आए थे, उन्होंने इसमें पावर भर दिया? बिल्कुल नहीं। इस संविधान को ताकत देते हैं हम भारत के लोग। इसलिए इसकी प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों ने अपने लिए विधान बनाया, हमने इसको ताकत दिया, हमने इसके माध्यम से अपने आप को अधिकार दिया, और हमने ये भी कहा कि हम अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नौकर वोट के माध्यम से चुनेंगे। वो नौकर महीने महीने हमसे तनख्वाह लेंगे, पेंशन लेंगे, सुख सुविधाएं लेंगे, लेकिन बदले में हमारे लिए काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अमृतकाल में कंफ्यूजन का लेवल इतना हो गया कि नौकर भूल चुका है कि वो नौकर है, काहे कि मालिक खुद भुला चुका है कि वो मालिक है। तभी तो नौकर का मन इतना बढ़ गया कि वो मालिक से पूछ रहा है, वो भी डंडे मार मार के पूछ रहा है, दुत्कार के पूछ रहा है कि कागज दिखाओ कि तुम मालिक हो। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन्हीं रास्तों पे चल के तो अमृतकाल का आनंद मिलता है। बाकी अगर आपसे कोई पूछे कि अमृतकाल का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो कह दीजिएगा कन्फ्यूजन काल। जब किसी को कुछ पता न हो कि करना क्या है, कहना क्या है, और तो और सबको छोड़िए, जब संवैधानिक संस्थाएं भी कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज नजर आए कि क्या करना है, क्या कहना है, तो इसी दौर को कंफ्यूजन काल कहते हैं। जो चुनाव आयोग नारा देता था कि कोई वोटर छूटे ना, वही चुनाव आयोग लोगों को वोट डालने से रोकने लगा है। अब और बचा क्या है? मैं इसी मामले पर रिकॉर्ड करने ही वाला था, तब तक देश के एक जाने माने कार्यकर्ता जो कि जनता के मुद्दों पर जबरदस्त वकालत भी करते हैं, PIL वगैरह करते हैं, उन्होंने ये वाली खबर भेज दिया। ये खबर कहती है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक जज हुआ करते थे, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, बाद में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, 16 साल जज के पद पर थे, और उसी दौरान बल्कि उससे पहले से LPG की डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके पास थी। यानी जज की कमाई से पेट नहीं भर रहा था, पीछे से गैस एजेंसियों चला रहे थे, ये लोग कह रहे हैं। इस दौरान कई बार उनकी डीलरशिप रिन्यू भी हुई, विवाद भी आया, लेकिन जज साहब ने धंधा नहीं छोड़ा। कहे कि अम्मी जान कहती हैं धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मगर सवाल तो ये है कि न्यायिक नैतिकता क्या कहती है? क्या वो एक जज को इस तरह से किसी व्यापार में शामिल होने की नैतिक अनुमति देती है? इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि यहाँ समझने वाली एक बात यह भी है कि जिस दौर में बहुत सारे मिलियार्डों का पेट इतना बड़ा हो गया है कि लाखों की तनख्वाह वाली नौकरी, हर महीने लाखों की अन्य सरकारी सुविधाएं पाने के बाद भी बड़ा बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, सुरक्षा और फिर लाखों की पेंशन मिलने के बाद भी पेट नहीं भरता, चले जाते हैं सत्ताधारी नेताओं के यहाँ हलवा पूड़ी खाने, सत्ता को खुश करने, उनको खुश करने वाले फैसले देते हैं, फिर कथित रूप से उसी के बदले रिटायरमेंट के बाद इनाम लेते हैं। तो जिस दौर में न्यायिक नैतिकता इतनी ऊंचाइयां छू चुकी है, उस दौर में एक जज साहब गैस एजेंसी चला लिए, तो इससे कितना बड़ा पाप माना जाए? एक जज को ऐसे किसी व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अमृतकाल में जब तमाम मिलाड़ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मिलाड़ सत्ता के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला, उससे खतरनाक गैस एजेंसी तो क्या कोई भी एजेंसी नहीं हो सकती पूरी दुनिया की। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।